Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Janeja. आज के इस वीडियो में क्या करने जा रहे हैं बच्चों? System of particles and rotational motion. Chapter 7 we are going to start in this video. Let's start the video. System of particles. पहली टर्म देखो, system of particles क्या होता है? System of particles. Any collection of particles which are interacting with each other is called a system of particles. मेरे पास कुछ particles हैं, वो एक दूसरे के साथ interact कर रहे हैं. Interaction का मतलब वो एक दूसरे पर force लगा रहे हैं. तो I can say this collection of particles to be a system. अब system की बात जब भी होगी बच्चों, दो force की बात होती है हमेशा. Internal force और external force. Internal force और external force. इंटरनल वो होता है बच्चों जो पार्टिकल्स एक दूसरे पर लगाते हैं सिस्टम में, और एक्सटर्नल वो होता है जो पार्टिकल्स पर बाहर से लगता है किसी एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा. तो इंटरनल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय पार्टिकल्स ऑन द सिस्टम ऑफ ईच अदर, व्हाइल एक्सटर्नल फोर्स इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम बाय द एक्सटर्नल एजेंसी आउटसाइड द सिस्टम. अब जो यहां पर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो बताया जा रहा है, सेंटर ऑफ मास. टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इस पर मैं आऊंगा. पहले डेफिनेशन पर आता हूं. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरे के पूरे सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड है, पूरे के पूरे सिस्टम का. मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, M1 और M2. M1 और M2. तो सिस्टम का मास क्या हो गया? कैपिटल M इक्वल टू M1 प्लस. सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड है. जरूरी नहीं वहां पर मास हो, बट वहां पर कंसंट्रेटेड है. अब बच्चों इस पर these two particles are interacting via gravitational force. वन पर कौन सा फोर्स लगेगा? 2 F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इस पर लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1. न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं? दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. ये होता है, ये होता है. मैं इस एक्सेस को मैं मत कर देता हूँ और इसको मैं एक्स बना लेता हूँ. मैं प्लेन में आ गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्पेस नहीं था, ग्रीन हो जाए तो इन पर कोई बाहर से फोर्स लगेगा, दैट विल बी एक्सटर्नल फोर्स. सपोज इस पार्टिकल पर लग रहा है F1 और इस पर लग रहा है F2. न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहते हैं? क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम F net इज इक्वल टू चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम. किसी भी फोर्स पर जो नेट फोर्स लगेगा उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल. मतलब न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं फर्स्ट पार्टिकल. इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? 2. नेट फोर्स क्या होगा? दोनों का वेक्टर सम F1. न्यूटन सेकंड लॉ कहेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. इसका मोमेंटम v1. तो इसको मैं लिख सकता हूं इसको. लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी की मल्टीप्लाई F1 v1. सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली यही का ये कंसेप्ट में सेकंड पार्टिकल के लिए लगाता हूं. नेट फोर्स F2 प्लस इंटरनल फोर्स F21 का वेक्टर सम, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम. तो बच्चों मैं सेंटर ऑफ मास का सिग्निफिकेंस लेकर आऊंगा आपके सामने. एक ऐसी बढ़िया इक्वेशन जो आपको सिग्निफिकेंस देता है. उसके लिए बच्चों मुझे बताओ, आप इसको भी लिख सकते हो ना. अगर मैं पोजीशन की टर्म में लिखूं, d2 by dt स्क्वायर r m बाहर कैसे लिखा है? p को m भी लिखिए, m बाहर आएगा. v को d by dt ऑफ r को कीजिए. आपको मैं भी शो करूंगा.
कि ये दो पार्टिकल की इक्वेशन सिंगल पार्टिकल में रिड्यूस हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को बच्चों ऐड कर दीजिए। ऐड कैसे होता है? लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। F2 divided to M1 V1 divided to बच्चों में क्या आता है? F12 इसी का क्या पढ़ कर सकते हैं? माइनस ऑफ F21 थर्ड लो भी लिखा था यहाँ पर F12 माइनस ऑफ F21 ये टर्म होगी बच्चों कैंसर। ये टर्म होगी बच्चों कैंसर। क्या बचा? F1 प्लस F2। इनसे बच्चों मैं d by dt बाहर ले सकता हूँ। लीनियर ऑपरेटर है मेरा M1 V1 M2 V2। F1 क्या था? पहले पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स। F2 क्या था? सेकंड पार्टिकल पर। दोनों का ऐड का मतलब पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स। इसको मैं F एक्सटर्नल I can write this term F1 and F2 is F external। तो वेलोसिटी को मैं dr by dt लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं dr by dt लिख सकता हूँ। अब इससे अगेन मैं इसको d by dt m1 r1 प्लस m2 r2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। अब इसको F एक्सटर्नल d स्क्वायर dt स्क्वायर m1 r1 प्लस m2 r2 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ। अब बच्चों ने इसको एक सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन लाने के लिए मैं एक स्टेप करूंगा यहाँ पर। मैं बच्चों कैपिटल M से डिवाइड और कैपिटल M से मल्टीप्लाई करूंगा। कैपिटल M क्या है? मास ऑफ द सिस्टम। लिखा था अभी कैपिटल M M1 प्लस M2 M1 प्लस M2। अब बच्चों इस इक्वेशन को इसको ले आए होंगे। F एक्सटर्नल M d2 by dt स्क्वायर M1 R1 प्लस M2 R2 और M1 प्लस M2। कैपिटल क्या था? मास ऑफ सिस्टम। इसको बच्चों में RCM पुट कर रहा हूँ। इसको क्या पुट कर रहा हूँ? RCM। अब बताइए क्या है RCM? M1 R1 M2 R2 और M1 प्लस M2। तो ये इक्वेशन में बच्चों ये RCM पुट किया तो क्या आ गई? M एक्सटर्नल इज इक्वल टू M d2 by dt स्क्वायर RCM। ये इक्वेशन बच्चों इससे कंपेयर करते हैं। देखो क्या दो पार्टिकल्स की इक्वेशन को मैंने एक सिंगल पार्टिकल में रिड्यूस नहीं कर दिया? अगर मैं सिंगल पार्टिकल की जब खाएंगे पहले सिंगल पार्टिकल जिसका M मास था R पोजीशन में कर दिया न्यूटन थर्ड लॉ उस फॉर्म में था। क्या ये उसी टाइप से नहीं है क्या? क्या ये न्यूटन सेकंड लॉ एक सिंगल पार्टिकल की नहीं आ गया जिसका मास कैपिटल M है? कैपिटल M मतलब सिस्टम का मास जिसकी पोजीशन पर R। तो और जिस पर कितना बाहर से फोर्स लग रहा है F एक्सटर्नल जो कि क्या है F1 और F2 का सम। तो क्या कंक्लूजन हुआ? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिस पर सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड है और वो पॉइंट ऐसे बिहेव करेगा जैसे सारा का सारा एक्सटर्नल फोर्स उस पॉइंट पर लगा। तो इसका मतलब फायदा क्या हुआ? पूरे सिस्टम को पढ़ने के बजाय अगर मैं इस पार्टिकल की मोशन पढ़ लूँ RCM की तो मैं पूरे सिस्टम की मोशन को डिस्क्राइब कर दूंगा। ये है बच्चों इसका रोल और ये आपका RCM का एक्सप्रेशन। अब बच्चों n पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? n पार्टिकल M1 R1 M2 R2 M3 R3 Mn Rn over M1 plus M2 plus
एम है, एन पार्ट ए हो जाएगा, एन पार्ट ए हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक पर, विच इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसको बच्चों क्या कर सकते हैं हम, एम कैपिटल एम और कैपिटल एम लिखा है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कैसे मोशन डिस्क्राइब करता है, अभी बताया आपको, ऐसा पॉइंट है जहां पर पूरा पूरा एक्सटर्नल फोर्स लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी मोशन को गवर्न करेंगे एक्सटर्नल फोर्स, इंटरनल फोर्सेस से इसकी मोशन अफेक्ट नहीं होती। अब मैं मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, टाइम के रिस्पेक्ट एम में बाहर ले लूं, सिमिलरली बच्चों इसका कोई लीनियर ऑपरेटर है तो मैं M1R1 प्लस d/dt ऑफ M2R2 प्लस M3R3 d/dt ऑफ M1R कर सकता हूँ, तो कर सकता हूँ। ये क्या है, तो VC M1 को बच्चों बाहर दूंगा तो ये बन जाएगा V1, M2 को बाहर दूंगा तो बन जाएगा V2 MN VN। ये इक्वेशन है, इसको क्या लिख सकता हूँ, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस Pn का वेक्टर सम। तो जब इस इक्वेशन को दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम में, d/dt ऑफ m Vcn d/dt ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 m1 vn। m तो बाहर ले लीजिए, d/dt ऑफ Vcn और m बाहर ले लीजिए, d/dt ऑफ v1 d/dt ऑफ v2 d/dt ऑफ vn। ये क्या होगा बच्चों, ACN A1 A2 AN। न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल टू ma है, तो MACM, M मास, व्हाट इज दिस M, मास ऑफ द सिस्टम और मास ऑफ द सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे सारा का सारा मास कंसंट्रेट होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn। ये क्या है बच्चों, एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। मतलब अगर सिस्टम पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, नेट फोर्स इज जीरो, इफ दिस वन इज जीरो, MACM is zero, mass can be zero, it means acceleration of center of mass is zero। सेंटर ऑफ मास की स्पीड में चेंज नहीं आने वाला, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या रहेगी दोस्तों, कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास स्पीड क्या रहेगी दोस्तों, कांस्टेंट। इट मींस सेंटर ऑफ मास कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी विद व्हिच इट वाज मूविंग अर्लियर। इफ इट वाज एट रेस्ट it would remain at rest, if it was moving in the uniform velocity it would continue to move with the same velocity with which it was moving, with which it was moving। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की मोशन को कौन गवर्न करता है, एक्सटर्नल फोर्स। अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा, सेंटर ऑफ मास जैसा था वैसे वैसे में रहेगा, जैसे वैसे में रहेगा। तो मतलब फिर यहाँ से अगर हम देखें, अगर हम वहां से देखें, इसको यहाँ से कर लें
If velocity is constant, it means its multiply is also constant. This one is constant. It means P1 plus P2 plus Pn is constant. It means vector sum of linear momentum of individual particles remains constant. It means system has a constant linear momentum in the case when net external force acting on the system is zero. जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या देने वाला है बच्चों, सेम। ये था बच्चों आज का वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।